आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया। इत्तेफाक से कोई देख भी रहा होगा तो इसने यही समझा होगा कि फ़कीर है और दस्ते तलब दराज कर रहा है। ये इसके वहम व गुमान में भी नहीं होगा कि वो आमिर खान की जान तलब कर रहा होगा। इसने इत्मीनान से अपना काम किया होगा और वहाँ से फरार हो गया होगा। अगले रोज़ से मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। ड्राइवर भी सर की चोट से सेहतियाब होकर वापस आ गया था। अलबत्ता आमिर खान कभी न आने वाले सफ़र पर रवाना हो गया था। जब मैं कार की तरफ आया तो इसकी खाली जगह देखकर मेरे दिल में होश सी उठी थी। मैं कार में बैठा ही था कि दूसरी तरफ कार का दरवाज़ा खुला और एक गोरा चिट्टा और किसी कदर दुबला नौजवान कार में आ गया। इसका रंग बेहद साफ था, बाल हल्के ब्राउन और आंखें सब्जी माइल थी। इसकी शेव 2 दिन की बढ़ी हुई थी और इसकी उंगलियां गैर मामूली तौर पर लंबी थी, जैसे मसविरों की होती हैं। कौन हो तुम? मैं चौकन्ना हो गया। तारुफ रास्ते में हो जाएगा, इसने मुस्कुराकर कहा, फिर बोला, ड्राइवर चलो। ड्राइवर ने इसके हुक्म की तामील में कार चला दी, यानी वो इसे जानता था। इसके बावजूद मैं मोहतात रहा। कार जमशेद पहले से निकली तो इसने हल्के से हंस कर कहा, डरो मत बरखुरदार, मैं तुम्हारा नया मुहाफिज हूँ, हसन अली। मेरा ताल्लुक ईरान से है। मेरी और तुम्हारी उम्रों में खासा फर्क है, मगर तुम चाहो तो मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हो। मुझे खुशी होगी अगर हम एक दूसरे को दोस्त समझें। मिस्टर हसन, मैंने इत्मीनान महसूस करते हुए कहा, क्या आपको मालूम है कि मेरा साबका मुहाफिज कहाँ है? कब्रिस्तान में, हसन अली ने सपाट लहजे में कहा। वो यकीनन अच्छा मुहाफिज था, तभी कब्रिस्तान में है, वरना इसकी जगह। इसने बात नामुकम्मल छोड़ दी, लेकिन मैं इसका मफहूम समझ गया था, यानी आमिर खान की जगह मैं कब्रिस्तान में होता। इसके बावजूद आप, इसने मेरी तरफ देखा, बरखुरदार, असल खतरा तो तुम्हें है। तुम्हें क्या जरूरत थी खतरा मोल लेने की? मैं नहीं जानता कि मुझे किसी से खतरा है, तो इसी से बचने के लिए भाग जाओ। भाग जाऊं? मैंने हरस से कहा, लेकिन कहाँ? अगर तुम खतरा महसूस करते हुए भी नहीं भाग सकते, मजबूर हो। ऐसी ही कुछ मजबूरियां साथ हैं जिनकी वजह से मैं दूसरों के खतरात अपने सर लेने पर मजबूर हूँ। सबसे बड़ी मजबूरी तो पैसा होता है। मेरे लहजे में तंज था। पैसा भी है, लेकिन बाज मजबूरियाँ इससे भी बड़ी होती हैं। खैर, अभी तुम नहीं समझोगे, वक्त तुम्हें खुद समझा देगा। फिल वक्त तो ये बताओ कि तुम्हारे मामूलात क्या हैं। छोटी सी बात भी नजरअंदाज मत करना, बल्कि बेहतर होगा मुझे अपने बारे में सब बता दो। क्या पापा ने आपको कुछ नहीं बताया? कौन पापा? जमशेद अली, मैं इन्हें पापा कहता हूँ। नहीं, इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मुझे एक लड़के की हिफाजत करनी है हर कीमत पर, और वो लड़का मैं हूँ। न जाने क्यों मेरे अंदर तलखी उतरने लगी थी। जमशेद अली ने इसके सामने मुझे सिर्फ एक लड़का कहा, जैसे कोई अपनी कीमती मलकियत का जिक्र करता है, कोई नायाब हीरा जिसकी हिफाजत के लिए इन्होंने एक तरबियत याफ्ता मुहाफिज रखा था, जो शायद बहुत ज्यादा महंगा था। मैंने पूछ लिया, आपको क्या मुआवजा दिया जा रहा है मेरे लिए आने वाले पैगाम अजल को कबूल करने का? बरखुरदार, इसने ठंडी सांस ली। ये मत पूछो, आने वाला वक्त तुम्हें खुद बता देगा। आने वाला वक्त? मैं झिल्ला गया था। सब यही कहते हैं, निशाना मैं हूँ और सबसे ज्यादा बेखबर भी मुझे ही रखा जा रहा है। वो मेरी झिल्लाहट पर मुस्कुराया। चलो, अगर तुम्हारी तसल्ली हो जाती है तो मैं बता देता हूँ। मुझे 10,000 रुपए फी हफ्ता मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन मुआवजा मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखता। और जब मैं आपसे अहमियत के बारे में पूछूंगा तो आप फरमाएंगे कि आने वाला वक्त खुद मुझे समझा देगा। चलो, ऐसा ही समझ लो। वो हंसा। कार रुक गई। हम स्कूल पहुंच गए थे। पहले हसन अली उतरा। इसने चारों तरफ देखा। इसका अंदाज इस चीते का सा था जो अपने शिकार की तलाश में हो। फिर मुतमईन होकर इसने मुझे कार से उतरने का इशारा किया। फिल वक्त तो कोई खतरा नहीं है, वो बोला। तुम्हारे लिए खास हिदायत ये है कि छुट्टी से पहले स्कूल से बाहर मत आना। यहाँ से कोई चीज लेकर मत खाना, बल्कि कोशिश करना कि गेट के करीब ही मत आओ। ऐसा करें, आप एक फहरिस्त बना दें, बल्कि 2 फहरिस्तें बना दें, एक उन कामों की जो मुझे करना है और दूसरे उन कामों की जो मुझे नहीं करना। मैंने पूरी संजीदगी से कहा था, लेकिन वो हंस दिया। बरखुरदार, आज पहला दिन है, इसलिए तुम्हें सब माफ है। और कल से? मैंने पूछा। कल से मैं तुम्हारा उस्ताद बन जाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि एक अच्छा शागिर्द कैसे बनते हैं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? खबरदार कर रहा हूँ, इसने सर हिलाकर कहा। अब जाओ, स्कूल लगने वाला है। 3 महीने बाद मैं और हसन साहिल समुंदर पर थे। सूरज निकलने में कुछ देर बाकी थी। मेरा बाजू का प्लास्टर उतर चुका था और मेरी तमाम हड्डियां बिल्कुल दुरुस्त तौर पर जुड़ चुकी थी। पिछले 3 महीने के दौरान में हसन अली ने मुझे सचमुच अपना फर्माबरदार शागिर्द बना लिया था। इसने वादा किया था कि मुझे इसके हर हुक्म की तामील करनी है, छू चरा किए बगैर। साथ ही मैं इसके बारे में कुछ भी सोचने के लिए आज़ाद था। अच्छी खासी सर्दी हो रही थी और मेरे जिस्म पर सिर्फ एक निकर और बनियान थी। हसन अली भी इसी कॉस्ट्यूम में था और मौसम से बेनियाज लग रहा था। लगता था कि सर्दी इस पर बेअसर थी। मैं ठटरा जा रहा था। सुबह सवेरे किसी को गर्म बिस्तर से निकाल कर घर से बाहर खड़ा कर दिया जाए तो इस मौसम में इसका क्या हाल होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। समुंदर की तरफ से आने वाली यखबस्ता हवाएं मुझे लरजने पर मजबूर कर रही थी। मैं अपनी लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। हसन अली ने अफसोसनाक अंदाज में मेरी तरफ देखा। यूसुफ,
इस वक्त तुम चूहे लग रहे हो, हालांकि इतनी सर्दी में चूहे भी नहीं कांपते। पहली बात तो ये कि चूहों के पास मोटी खाल होती है, मैंने छींक मार कर कहा, और फिर उनका उस्ताद हसन नहीं होता। वो हंस दिया। खैर, अभी तुम थोड़ी देर में सर्दी वगैरह को भूल जाओगे। इतना बताओ कि मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की तकनीकों में सबसे ज़्यादा अहमियत किस जिस्मानी खसूसियत की होती है? स्टेमिना की, मैंने सोच कर कहा। गुड, तुमने ठीक जवाब दिया। स्टेमिना बनाने और बढ़ाने के लिए दौड़ने से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं होती। लिहाजा आज से हम बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ 2 मील की जॉगिंग से करेंगे। 2 मील? मेरी जान निकल गई। मैं हरगिज़ इतना नहीं दौड़ सकता, मैंने इनकार करते हुए कहा। मुझे मालूम है, लेकिन आगाज़ तो करना है। आज ये देखते हैं कि तुम कितनी दूर तक बगैर रुके दौड़ सकते हो। मुझे मालूम था कि इनकार मुमकिन नहीं था। मैंने मुर्दा लहजे में कहा, किस तरफ जाना है? मशरिक की तरफ, हसन अली ने कहा। रेडी, 1 2 3। मैं दौड़ पड़ा। हसन अली ने कहा कि मैं पहले आहिस्ता दौड़ूं, सुस्त रवि से, इससे सांस बनती है, और वापसी में ऐसे आऊं जैसे मेरे पीछे कोई आदमखोर शेर हो। साहिल की नरम रेत पर दौड़ना बेहद मुश्किल काम होता है। इसका अंदाजा मुझे इस रोज हुआ था। सिर्फ 100 गज बाद मेरी सांस फूल गई थी, टांगे जवाब देने लगी थी, और थकन से बुरा हाल हो गया था। कोई 400 गज के बाद मैं गिर पड़ा। हसन अली मेरे साथ ही था। इसने अफसोस से सर हिलाया। किस कदर निकम्मा शागिर्द मिला है। इसका सांस कतई हमवार था, जैसे वो अब तक चहलकदमी करता रहा था। इसकी एक बात सच निकली थी, अब मुझे सर्दी का कतई एहसास नहीं था। मैं मुंह खुले ज़्यादा से ज़्यादा हवा अपने फेफड़ों में समोने की कोशिश कर रहा था। सांस दुरुस्त होते ही हम आगे रवाना हो गए। इस सफ़र के दौरान मैं मजमूई तौर पर 5 बार गिरा था, और जब हम वापस आए तो मेरी हालत ख़राब थी, और ये सोचकर मज़ीद ख़राब हो रही थी कि अगले रोज़ और फिर इससे अगले रोज़ मुझे साहिल पर दौड़ लगानी पड़ेगी, पूरे 2 मील तक। मैं इस दौड़ को ही मुसीबत समझ रहा था, और मुझे मालूम ही नहीं था कि अभी इश्क के इम्तहान और भी थे। 6 माह तक जॉगिंग और वर्जिश से मेरा स्टेमिना बहुत बेहतर हो गया था। अब मैं ज़्यादा थके और रुके बगैर 2 मील की दौड़ मुकम्मल कर सकता था। एक रोज़ अचानक हसन अली ने मुझे जमशेद पैलेस के जिम्नाजियम में तलब कर लिया। जदीद तरीन मशीनों से आरास्ता ये जिम्नाजियम पैलेस के तहखाने में था। मैं यहाँ हसन अली के ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ अक़साम की वर्जिशें किया करता था। मैंने ये देख कर इत्मीनान का सांस लिया कि वो मामूल के लिबास में था। क्या कर रहे थे? इसने पूछा। आराम, मैंने कहा। सुबह की एक्सरसाइज के बाद तो मुझे हिल कर पानी पीने की सकत भी नहीं होती। गुड, गोया मैंने तुम्हें ठीक वक्त पर तलब किया। वो खुश हुआ तो मेरा दिल डूबने लगा। मुझ पर कोई नई मुसीबत नाजिल होने वाली थी। गुज़िश्ता 9 महीने के दौरान इसके साथ रहकर मैं इसकी आदत अच्छी तरह पहचानने लगा था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। इसने पूछा, फर्ज करो कि कोई अचानक तुम पर हमला करे तो तुम क्या करोगे? किस नौयत का हमला? मैंने दरियाफ़्त किया। एक शख्स जो लड़ाई बढ़ाई के आम तरीक़ों से तुम पर हमला करे। मुमकिन हद तक इसका मुकाबला करूँगा, और मुमकिन हुआ तो इसे हमला करने का मज़ा भी चखा दूँगा। बहुत खूब, इसने हाथ मलते हुए कहा। अब फ़र्ज़ करो कि वो शख्स मैं हूँ। ये कहते ही इसने मुक्का जमाकर मेरे जबड़े पर रसीद किया। इसने हाथ हल्का रखा था, लेकिन मैं बेखबरी की वजह से ज़मीन पर आ गिरा। एक लम्हे को तो मेरी आंखों तले अंधेरा भी छा गया था। मैंने उठकर थूका तो थूक में खून भी शामिल था। मैंने बरहमी से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? अहमक आदमी, घूसा खाकर भी अकल नहीं आई। इसने आगे बढ़ते अचानक टांग चलाई और मैं फिर ज़मींबोस हो गया। तुम समझो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, लेकिन जानी दुश्मन नहीं हूँ। सिर्फ मार पीट का दिल के भड़ास निकालना चाहता हूँ। कम ऑन, गेट अप। मैं गेट डाउन ही भला। मैंने कमर दबाई जहाँ लात लगी थी। चलो, अगर तुम सिर्फ मार ही खाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। आखिर आदमी को मार खाने का तजुर्बा भी होना चाहिए। ये कहकर वो यूं उछला जैसे मेरे मुंह पर ठोकर मारने वाला हो। मैं बेख्तियार पलट गया, लेकिन इसने किक नहीं मारी। वो हंसा। चलो, तुमने अपनी हिफाजत तो शुरू की और साथ ही मेरी कमर पर ठोकर मारी। मैं बेलन की तरह लुढ़कता दूर तक गया और फिर उछल कर खड़ा हो गया। बदकिस्मती से इस ठोकर ने मेरा दिमाग घुमा दिया था। मैं अंधाधुन इस पर हमला आवर हुआ था। नतीजे में इसके 2 घूंसे खाए, फिर घुटने पर एक ठोकर वसूल की। वो गैर मामूली फुर्ती का मुजाहरा नहीं कर रहा था। मैंने ही अनाड़ियों की तरह हाथ पैर चलाए थे। लड़ाई का पहला असूल ये है, इसने मेरे कूल्हे पर ठोकर रसीद की। अपने दिमाग को फ्रीज की तरह ठंडा रखो, वरना कोई चूंटी भी तुम्हें शिकस्त दे देगी। चूंटी की तो खैर है, मैंने हाँफते हुए कहा, लेकिन मुझसे क्या कसूर हुआ है? तुम्हें नहीं मालूम? इसने हैरत से कहा। तुम्हारा जुर्म है जुर्म ज़ईफ़ी, जिसकी सजा है मर्ग मुफाजात। इसने आगे बढ़कर एक बार फिर हमला किया, मगर इस दफ़ा में बच निकला और जवाबी कार्रवाई के तौर पर उसे किक मारी, मगर अनाड़ीपन से मारी गई ये लात हवा में घूम कर रह गई। इसने आराम से मेरी दूसरी टांग पर लात मारी और मैं जो मुर्गी की तरह एक ही टांग पर खड़ा था, धमाके से ज़मीन बोस हो गया। मेरा सर खासे ज़ोर से फर्श से टकराया था और मेरी आंखों तले तारीकी सी छा गई थी।
अगले 9 घंटे में मार खा खा कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मुंह नाक से खून जारी था। दाईं आंख सूज जाने की वजह से तकरीबन बंद हो गई थी और अब मैं दुनिया को एक ही आंख से देख रहा था। पूरा जिस्म इस तरह दुख रहा था जैसे मुझे कंक्रीट मिक्सचर में डालकर घुमाया जाता रहा हो। हसन अली ने सिर्फ ये ख्याल रखा था कि मुझे कोई मोहलिक चोट ना आए, बाकी इसने दिल खोल कर मेरी मरम्मत की थी। इसने शुरू में मुझे पेशकश की थी कि मैं चाहूँ तो ज़मीन पर गिरकर शिकस्त तस्लीम कर सकता हूँ। गालिबन इसने मेरी अना को उभारने की कोशिश की थी जो कामयाब रही थी। मार खा खा कर बेहाल होने के बावजूद मैं गिर गिर कर दोबारा खड़ा होता जा रहा था, लेकिन एक बार मैं गिरा तो मुझ में खड़ा होने की हिम्मत नहीं रही थी। गनीमत था कि मैं बेहोश नहीं हुआ, हालांकि मारे दर्द के मैं फौरन बेहोश हो जाना चाहता था। इस लम्हे मैंने काजल की चीख सुनी। वो तहखाने में आ गई थी। चीख इसने मेरी हालत देख कर मारी थी। वो मुझसे आकर लिपट गई। यूसुफ, तुम्हें किसने मारा है? मैंने देखने के लिए दस्तयाब वाहिद आँख खोल कर इसे देखा और बेहोश हो गया। हसन अली आराम से सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। काजल को ये जानने में देर नहीं लगी कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार वही था। मुझे बेहोश होते देखकर काजल ने दूसरी चीख मारी और हसन अली की तरफ लपकी। इसने दीवानावार इसे लातें मारी, नोचा, घसोटा और हाथ पर काट खाया। वो बमुश्किल काबू कर सका था। जाहिर है वो इसके साथ मेरे जैसा सलूक तो नहीं कर सकता था। एक तो वो बच्ची थी, दूसरे जमशेद अली की इकलौती बेटी थी जो इसका बॉस था। काजल को काबू करना किसी फपरी हुई शेरनी को काबू करने के बराबर था। गुस्से में इसके नाजुक से जिस्म में बेपनाह ताकत आ जाती थी। इसके लंबे नाखूनों ने हसन अली की जिस्म पर मुतअद्दिद खराशें डाल दी और इसकी एक उंगली काजल ने चबा डाली थी। लिहाजा जो डॉक्टर मेरी मरहम पट्टी के लिए आया था, इसे हसन अली की मरहम पट्टी करना पड़ी थी, बल्कि इसे वो इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा था जो कुत्ते के काटने की सूरत में लगवाना पड़ता है, क्योंकि हर गोश्तखोर जानवर के दांतों में इस मर्ज के जरासीम पाए जाते हैं। होश में आने के बाद मैंने खुद को अपने कमरे में पाया था। हस्ब तवक्का मापारा और काजल मेरे सराहने मौजूद थी। मापारा गुस्से में थी, लेकिन काजल पागल हुई जा रही थी। वो मापारा से हसन अली की शिकायत करते हुए एक तवील नज़्म दोहरा रही थी, जिसके हर बंद का इख्तिताम एक ही मिसरे पर होता था, मैं इस गंदे आदमी को मार डालूंगी। मापारा इसे राम करने की सही कर रही थी। मेरी जान, वो यूसुफ का उस्ताद है, इसे लड़ने की तरबियत दे रहा है। ये कैसी तरबियत है? काजल रोने वाले लहजे में बोली। देखिए तो इसका क्या हाल कर दिया है। यूसुफ मर्द है और मर्द जख्म खाया ही करते हैं, इन्हें नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।